अब आ जाओ भाई हमारे मैच पे। हमने क्या किया? पहली चीज तो ये है कि हम हमारा जो मैच था आज का, मुझे तो पहली चीज का जो एतराज है ना, वो ये है कि हमने टॉस जीता और पहले फील्डिंग ले ली। भाई मुझे ये बात समझ में नहीं आई पहले कि अगर आपको फील्डिंग लेनी थी, ठीक है, तो अभी एक पूरी सीरीज पीछे खेल के आए हो। मेरा ख्याल है अगर मैं गलत नहीं तो सारे टॉस हम ही जीते थे और हमने सब में पहले बैटिंग ले ली। भाई अगर आपको ये जहन में है कि आपने चेजिंग पे जाना है तो होम सीरीज में किसी एक मैच के अंदर तो बैट चेजिंग पे जाते। बायलैटरल में एक मैच चेज नहीं किया और 3-0 जीत गए। और उसके बाद जब असली सीरीज पड़ी है, जो वर्ल्ड कप पड़ा है, तो यहाँ पहले मैच में ही चेजिंग पे चले गए। ये कौन, किसने ये आइडिया दिया था कि चेजिंग में जाना है भाई? और कोई ऐसी खास मूवमेंट भी नहीं थी विकेट पे। वो बस ठीक थी, अच्छी अच्छी प्लेइंग विकेट थी। नॉर्मल जो है वो थोड़ा सा बॉल ग्रिप हो जरूर रहा था। स्पिनर को अच्छी हेल्प मिल रही थी, फास्ट बॉलर का स्लोअर बॉल अच्छा आ रहा था। लेकिन वैसे जो फास्ट बॉलर है उसको स्विंग भी सही मिल रहा था, उसका बॉल बाउंस भी सही हो रहा था और बैटिंग बल्ले भी ठीक आ रहा था। तो एक अच्छी क्रिकेटिंग पिच थी ये, इसमें कोई ये नहीं कह सकते कि आप कोई बहुत ज्यादा बॉलिंग फ्रेंडली पिच थी। अच्छी क्रिकेटिंग पिच थी ये, ठीक है ना। इसमें सब चीजें सबके लिए थी, फास्ट बॉलर के लिए भी थी, बैट्समैन के लिए भी थी, स्पिनर के लिए भी थी। तो यहाँ ऐसी पिच के ऊपर पहले बैटिंग क्यों नहीं करी भाई? समझ से बाहर है मेरी। तो पहले तो एक गलती सबसे बड़ी मुझे यही लगी कि भाई जब आप प्रिपेयर्ड ही नहीं हो चेजिंग पे जाने के लिए, तो पहला मैच किसने बोला था कि चेजिंग पे ले लो? तो पहली तो गलती ये। दूसरी ये कि भाई जब हम बॉलिंग पर आए हैं तो हमें जो स्कोर पड़ा है वो 148 पड़ा है। अच्छा, 148 को आप किस तरह रीड कर सकते हो? क्या हम ये कह सकते हैं कि 148 में शायद 10 रन ज्यादा हैं? मुझे ऐसा लगता है। मैं इसको रीजन नहीं बना रहा कि हम मैच क्लोज गया, लेकिन मैं सिर्फ एक वो बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये जो स्कोर था 148, इसमें 10 रन ज्यादा थे। वो 10 रन क्यों ज्यादा थे मैं बता देता हूँ। दो रीजन हैं। एक तो ये कि शाहिन शाह अफरीदी नहीं चल सका, ठीक है ना। शाहिन शाह अफरीदी का पहला चौका जो है वो लेग साइड पे पड़ा, उसे जो फ्लिक पड़ा। तो पहली तो चीज ये नजर आ गई कि भाई साहब की लाइन लेंथ ठीक नहीं थी। शाहिन शाह अफरीदी, फिर मैं बता रहा हूँ ये ध्यान में रखना, इंजरी से आया है, ठीक है ना। ठीक है, उसने पाकिस्तान में तो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में अच्छी बॉलिंग करी, लेकिन ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, आया इंजरी से ही है वो। और आते ही पहले ही ओवर में ये वाले चौके खाना, इससे मुझे तो भाई थोड़ा सा ये घबराहट हुई कि पता नहीं ये पूरी तरह फिट भी है या नहीं है। लेकिन चलो, अब क्योंकि आ गया है, स्क्वाड का हिस्सा तो बन गया है, टीम में खेल रहा है, अब कुछ कर नहीं सकते, खिलाना तो पड़ेगा, अब टीम में जगह ली है तो। लेकिन मुझे पहले चीज ये जहन में आई थी कि यार क्या ये फिट भी है पूरी तरह जो इसने पहला चौका खाया? और फिर कोई बहुत ज्यादा तेज भी बॉलिंग करता नजर नहीं आया, जो उसके अपने स्टैंडर्ड्स हैं, 140 142 टच करता है, बस ठीक था, नॉर्मल पेस था। तो कोई ऐसा थ्रेटनिंग पेस नहीं लगा उसका। तो पहली चीज तो ये है कि वो फटफटे 9.5 के रन रेट से, भाई साहब। तो एक तो रीजन ये बना है जिसकी वजह से 148 स्कोर गया, शायद इतना भी नहीं जाता। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन बना है वो ये है कि भाई आपने 90 ओवर में शादाब को लगाया 4 ओवर पूरे करने के लिए, और 17वां ओवर में आपको याद आया कि साइम अयूब को भी ओवर दे देते हैं, और साइम अयूब ने अपने पहले ओवर में आते ही 2 विकेट निकाले। भाई मेरा सवाल ये है कि जब आप शादाब को 90 ओवर में लेके आ रहे हो, तो शादाब 90 ओवर में आ रहा है, उससे पहले साइम अयूब नहीं आना चाहिए था? साइम अयूब की जगह क्या के नंबर क्या बॉलिंग का कैसे खराब हो गया? अगर मेरे से कोई बोले कि नए बॉल में पहले 10 ओवर के अंदर सबसे ज्यादा विकेटें किसके लेने के चांस हैं, शादाब के या साइम के, तो मैं तो बोलूंगा साइम के। क्यों? क्योंकि साइम तो नए बॉल से भी आउट कर देता है, वो तो पावर प्ले में भी आउट कर देता है। तो मसला ये है, मुझे ये समझ नहीं आया कि ये
क्यों याद नहीं आया कि यार 17वें ओवर में कि साइम अयूब जैसा एक बॉलर पड़ा हुआ है, चलो उसे थोड़ा सा पहले ओवर दे दें। उसको 17वें ओवर में आपने ओवर दिया कि जी आओ बॉल कर लो। 17वां ओवर का बॉलर है वो। आज किसी से भी पाकिस्तान में पोल करा लो, वोटिंग करा लो, ऑनलाइन वोटिंग करा लो, या ट्विटर पे वोट पोलिंग पोल करा लो, मैं ये बात क्लियरली गारंटी से कह सकता हूँ, पूछ लो कि भाई शादाब और साइम दोनों में से पहले 10 ओवर में किसको ओवर मिलना चाहिए। 90% जवाब यही आएगा, 90 से 80% जवाब यही आएगा कि साइम को ओवर मिलना चाहिए। और हमने क्या किया, हमने शादाब को लगा दिया 9वें ओवर में। मुझे शादाब के लगाने का गलत नहीं है, लेकिन शादाब की भी अगर आप ओवर देखो कि वो कैसे पिटा है, तो 9, 11, 7, 5 इस तरीके से कुछ, 9, 13 शायद ऐसी कुछ था। शुरू के ओवरों में ज्यादा पिटा है, जब बॉल पुराना हो गया तो आखिरी ओवर में 5 रन दिए। जब आपको पता है कि आपके पास एक ऐसा लेग स्पिनर है जो आखिरी के ओवर, जो 4 ओवर बनते हैं, उसमें ज्यादा बेहतर बॉलिंग कर लेता है, तो भाई उसको फिर शुरू में 9 ओवर में लाने की क्या जरूरत थी। उससे पहले जरूर बेहतर नहीं था आप साइम को ओवर देते अब। और साइम के बारे में अब ये मेरा ख्याल है कि सबको समझ लेना चाहिए और एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि अब वो कोई सरप्राइज पैकेज नहीं है बॉलिंग में भाई, वो पूरा बॉलर है। और जब आप उसको बॉलिंग देते हो तो अब आप पूरे कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट से दो उसको बॉल। अब वो वाली बात ही खत्म हो गई है कि वो जी उसको तो बीच में 2 ओवर दे देंगे, वो थोड़े से रन रोक लेगा या एक आधी विकेट लेके दे देगा। नहीं भाई, वो आपको पूरे पूरे 2-2, 3-3 आउट आउट करके मैच बना के दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसने अच्छी बॉलिंग करी, आज एक ही ओवर मिला और 2 विकेटें लेके दे दी उसने। आपके कितने बॉलर हैं जिन्होंने एक ओवर में 2 विकेटें ली भाई। तो साइम अयूब 17वां ओवर। तो पहली तो गलती ये मेरे हिसाब से कि आपने उसे बहुत लेट इंट्रोड्यूस कराया, शायद उसकी वजह से एक्स्ट्रा 10 रन, 10-12 रन जो पड़े हैं वो इसीलिए पड़े। मैं नहीं कह रहा शादाब ने बुरी बॉलिंग करी, 25 रन दिया, आउट कोई नहीं किया, ठीक है। शायद जो उसकी जगह साइम को शुरू में ओवर मिलता, साइम ने तो एक ही ओवर कराया ना, शायद शादाब को 2 ओवर या एक ओवर मिलता और साइम को जो है वो पहले ओवर मिल जाते, तो शायद ये नहीं जाती कहानी इतनी आगे, फॉर 148 तक भी नहीं जाना था शायद, ठीक है। तो पहली तो एक टेक्टिकल गलती यहाँ से हुई, पहली गलती टॉस, दूसरी गलती ये बॉलिंग की। फील्डिंग बहुत अच्छी की भाई हमने, बाबर आजम ने एक बड़ा जबरदस्त कैच पकड़ा, अप्रिशिएट करना पड़ेगा, जहां पर अप्रिसिएशन बनती है वहां देनी चाहिए। बाबर आजम की फील्डिंग जो है वो स्लिप्स में और ये जो लॉन्ग ऑन पे अनमैच्ड होती जा रही है, क्योंकि वो जिस तरह के कैचेस ले रहा है, मुश्किल कैचेस, उससे पता यही चल रहा है कि लड़का फॉर्म में है। लड़का फील्डिंग के मामले में तो फॉर्म में है, अब बैटिंग में क्यों फॉर्म में आएगा ये बात की बात है, लेकिन फील्डिंग तो भैया बहुत आउट क्लास कर रहा है। और इस तरह की फील्डिंग होती है ना तो जरा सी क्या कहते हैं, बॉलिंग भी बेहतर होनी शुरू हो जाती है। जब किसी को पता हो ना कि यार मुझे शॉट लगेगा, पीछे लॉन्ग ऑन पे एक बड़ा अच्छा फील्डर खड़ा हुआ है, तो बॉलर भी फिर खुले दिल से बॉल करता है। तो बाबर आजम ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, वो फील्डिंग करी। अच्छा, एक चीज अब आ जाते हैं बैटिंग पे हमारी। जब हम बैटिंग पे आए हैं, मेरे हिसाब से साइम ने शायद कोई 23 रन बनाए 11 बॉलों पे, और साहबजादा फरहान 47 रन बनाए, 30, 32 बत्तीस बॉलों पे बनाया, 32 बॉलों में शायद बनाया। तो मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ कि पहली चीज जो है ना, साइम अयूब ने आते ही चार्ज करना शुरू करा, अच्छे शॉट्स खेल रहा था, ग्रिप में लग रहा था, मैच भी सही पकड़ रहा था, जो बॉल चार्ज करने का था उस पे हिटिंग भी कर रहा था। लेकिन जिस बॉल पे वो आउट हुए हैं ना, उसको गौर से देखो, बॉल बीच में पड़ रहा है, बाहर स्पिन हो रहा है, भाई साहब का बल्ला इधर जा रहा है। भाई अगर तो जैसे इसने शुरू में पहला जो छक्का मारा था या चौका था क्या था, जो यहाँ लॉन्ग ऑन पे मारा था, तो वो जो शॉट मारा था छक्का था, वो छक्का जो उसने मारा था, अगर आप नोट देखो उसको जाके, बॉल की पिच पे जाके पूरा फेंका था। ये अपनी जगह पे ही रहा, उसने थोड़ा सा ज्यादा लूप फेंका और ये भाई साहब खड़ी हो गई बॉल। तो मैं साइम और साहबजादा फरहान से, अभी नीचे वालों की तो बात करेंगे ही करेंगे, वो तो हैं ही,
ज़िम्मेदार। लेकिन ऊपर जो है ना, मैं इन दोनों से भी एक सवाल करना चाहता हूँ पहले भाई, कि आपने बहुत अच्छी इनिंग खेली, पावर प्ले में बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया, 10 बॉलों पे 50 हो गए, ज़बरदस्त। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि भाईजान, जब आप में से कोई सेट हो जाता है, तो क्यों नहीं जा रहा है वो 10-12 ओवर तक, 15 ओवर तक? कोई एक बंदा तो जाएगा ना, 80-90 रन करेगा। क्या हराम है कोई 80-90 रन करना आप लोगों के लिए भाई? आप दोनों ऐसे ओपनर हो जो अच्छा स्टार्ट लेके आउट हो जाते हैं। और ये आज की कहानी नहीं है, साहबजादा फरहान का भी यही है, साइम का भी यही है। भाई ये आपके 25, 30, 40, 50 ये मैच नहीं जिताएंगे। आपकी जब जब एक 40, 30, 40 की इनिंग 80 पे जाएगी, 90 पे जाएगी, वहां से मैच बनता है। इंडिया के भी देख लो, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन, ये दो आ रहे हैं ओपन करने। पहले या इससे पहले संजू सैमसन आता था। तो अभिषेक शर्मा और ईशान किशन, जो अभी ये न्यूजीलैंड से सीरीज जीते हैं इससे पहले, जरा उसको जाके देखो क्यों जीते हैं। दोनों दोनों सेट होके दोनों नहीं मार सकते ना। तो क्या होता है कि कोई एक प्लेयर तीन में से, कोई एक प्लेयर ऊपर के तीन में से, वो बड़े स्कोर पे चला जाता है। वो करता है 80, 90, 100, बस वहीं से मैच जीतते हैं। अब साइम अयूब और शाहजादा फरहान, ये दोनों अब कोई बच्चे हैं नहीं, ये ना कोई नए हैं, ये पुराने हो चुके हैं, पूरे साल साल खेल गए हैं। साइम अयूब तो काफी उससे साल से भी ज्यादा खेल चुका है। तो क्या अभी भी ये इतनी कैपेसिटी इनकी बिल्ड नहीं हो सकी है कि ये किसी के, जब ये सेट हो जाएं तो इनमें से कोई एक 70, 80, 90 पे चला जाए? अभी भी इनकी कैपेसिटी बिल्ड नहीं हो रही। एशिया कप में भी शाहजादा फरहान आउट हुआ है, और उसके बाद फिर हमारी नीचे लाइन लग गई। नीचे वाले भी जिम्मेदार हैं, उनको मैं वो नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ऊपर जो प्लेयर सेट हो जाता है, वो थोड़ा सा लंबा क्यों नहीं जा रहा? जीत मैच तो वहीं से जीतेंगे ना। अभिषेक शर्मा क्या करता है, वो जब 40 रन 50 रन करता है, तो उसको 80, 90 में जब कन्वर्ट करता है, तो बस शोर शॉट जीत होती है इंडिया की। 40-50 पे नहीं जीत पाएगा इंडिया, 80-90 पे जीतता है वो। जो उसके 80-90 आते हैं उससे जीतता है। शायद वो 30, 35, 40 रन करे तो मैच ओपन होगा, वो मैच इतनी जल्दी जीत नहीं सकते। लेकिन क्योंकि जब वो एक्स्ट्रा 40 रन और कर देता है ऊपर से, 80 रन कर दिए 40 बॉलों के ऊपर, बस मैच खत्म हो जाता है, वहां से मैच फारिग हो गया। तो ये चीज हमें साइम अयूब से और साहबजादा फरहान से अभी तक नहीं मिल पाई है। वर्ल्ड कप तक पहुंच गए हैं, ठीक है, और प्रॉब्लम वहीं के वहीं खड़े हुए हैं कि भाई आपका जो ओपनर सेट हो जाता है, वो फायर नहीं कर रहा। सेट हो रहा है, 40-50 रन कर रहा है, बड़ा नहीं हो पा रहा। एक बड़ा चाहिए और मैच आप जीत जाओगे, वो नहीं हो रहा आपसे। तो पहले तो इन दोनों की भी गलती है। दूसरा, फिर मैं स्टेप बाय स्टेप नीचे आता हूँ। सलमान अली आगा वन डाउन पे आया, उसने थोड़ा सा अपना कवर्स पे वगैरह पे शॉर्ट वॉट खेला सही। लेकिन भाई मुझे एक बात नहीं समझ में आई, सलमान अली आगा खुद उस ओवर में चौका मार चुका था। वो जो स्पिनर था, दत्त नाम था शायद उसका, दत्त नाम है, क्या नाम है, आर्यन दत्त नाम है शायद। तो उसको एक चौका पड़ चुका था, उसको साहबजादा फरहान एक छक्का फेंक चुका था यहाँ मिड विकेट पर, ठीक है। तो उसके बाद ऐसी क्या अर्जेंसी थी कि आपने ऑफ साइड को खोल के बिल्कुल हवा में ही बॉल निकाल दी? ओवर का तो टारगेट हाथ में आ चुका था ना। सलमान अली आगा के अपने अल्फाज है ना कि हम सिचुएशन देख के खेलते हैं, कि जी अगर टारगेट ही 150 का है तो फिर उसको तेज तेज क्यों मारना। सलमान अली आगा के अपने अल्फाज है। तो भाई जब एक ओवर में निकल गए थे 12-13 रन, ठीक है, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी कि आप दोबारा से चौका मारने चले गए? क्या उसी ओवर में 25 रन समेटने थे? और अगर चलो 25 रन उस ओवर में मारने भी थे, तो क्या चेस कर रहे थे? 200 चेस कर रहे थे, जो आपको एक ओवर में 25 रन चाहिए थे। तो ये तो सिचुएशन बेस्ड खेल नहीं हुआ ना फिर। आप आपके अपने अल्फाज जो हैं, मैं तो उसी को पकड़ के बोल रहा हूँ ना कि भाई आपके अपने अल्फाज ये हैं कि हम सिचुएशन के हिसाब से खेलते हैं। तो अगर सिचुएशन के हिसाब से खेलते तो सिचुएशन तो 7.5 रन पर ओवर की थी भाई। उसके लिए जब आपको एक ओवर में बड़ा जा चुके हो, आपने स्कोर कर लिया है, तो क्या जरूरत थी उसी ओवर में मजीद चार्ज करने की? आप सिंगल डबल करते, ओवर सही क्लोज हो गया था, फिर अगला ओवर था, अगले ओवर में जाके दोबारा से जो है वो 7 या 8 रन करते। टारगेट ही 7-8 रन था, इससे ज्यादा तो टारगेट ही नहीं था।
तो एक तो ये चीज, दूसरा बाबर आजम जो है वो भाई 18 बॉलें लिए मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 13 रन बनाया। तो ये मुझे समझ नहीं आ रही बात भाई कि एक बंदा किस तरीके से सेट होगा T20 में। एंकरिंग रोल T20 में देने का मतलब ये हरगिज नहीं होता कि आपको किसी ने छूट दे दी है कि भाई आसपास लोग मारेंगे, आप अपना गेम खेलो। अपना गेम कुछ नहीं होता भाई। टीम का टारगेट होता है और उससे चलना होता है। रन बॉल, अगर आप 7.5 रन चेस कर रहे हो, भाई चलो आप 18 बॉलों पे 25 रन बना लेते यार, 18 बॉलों पे 22 रन बना लेते। तो ये 7-8 रन ज्यादा होते तो हमें नीचे बड़ी हेल्प हो जाती ना। 18 बॉलों पे 13 रन, फिर उसके बाद शॉट मारने जा रहे हैं तो आउट हो गए, पहले ही शॉट मारा आउट हो गए हवा में। तो मुझे बाबर आजम की ये अभी तक बात समझ नहीं आ रही कि यार ये किस तरीके से सेट होने की कोशिश कर रहा है T20 में। अब तो ये बिल्कुल इररेलेवेंट लगने लगा है। ऑस्ट्रेलिया की पूरी हमारी होम सीरीज गई है, उसमें एक 50 किया था, और वो कितना मरा हुआ 50 था, जैसे वो होता है ना कि जान निकली हुई थी उस 50 की, बिल्कुल ऐसे 50 हुआ था। और अभी भी जो है वो साहबजादा फरहान के छक्के कनेक्ट हो रहे हैं, साइम अयूब के छक्के कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। इस बंदे को छक्के नहीं लगे। सलमान अली आगा ने आगे तेज खेला। चलो मैं ये कहता हूँ इसको भी छोड़ो, छक्के मारने की जरूरत, छक्कों का गेम ही नहीं था, ठीक है, गेम ही 7.5 रन पर ओवर था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप बिजी तो नजर आओ, थोड़ा सा तेज खेलो, गैप्स में लेके 2 रन ले लो, बॉल मिल जाए 4 मार दो, थोड़ा सा आपके गेम में आप मसरूफ तो नजर आओ। इतना रिलैक्स्ड 18 बॉलें ले ली, और उसके बाद पहला शॉट जब तेज मारने गए तो आउट हो गए। तो ये एक बड़ा मसला है कि मैं तो भाई आज भी एक बात बोलूंगा, मशवरा देता हूँ, बाबर आजम के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। अभी की सिचुएशन पे बात कर रहा हूँ, कल हो सकता है बाबर आजम अच्छा परफॉर्म कर दे, तो कल की बात कल करेंगे। लेकिन अभी की सिचुएशन जो नजर आ रहा है, जो देख के लग रहा है, मैं ये मशवरा दूंगा पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट को कि भाई इसको जो है ना मजीद एक्सपोज ना करो और बिठा दो, और उसकी जगह जो है वो फखर जमान को ले आओ, 1 डाउन। क्योंकि फखर जमान जो है ना वो 1 डाउन या 2 डाउन बेहतर खेल लेगा इससे। मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, अच्छा तो वो भी नहीं खेल रहा है, लेकिन फिर भी मैं ये बोल रहा हूँ ना कि अगर आपके पास 18 रन पर ओवर है, 18 बॉलें खेलेगा, तो 18 बॉलों में 20-22 रन तो कर लेगा। और इतना भी अगर हमें मिल जाता है तो चलो, आप कम से कम टारगेट पे तो रहते। लेकिन 18 बॉलें खेल के रन बॉल से भी नीचे, ये इससे तो भैया आप सिर्फ टीम को फंसा के जा रहे हो। बिल्कुल मोमेंटम मार दिया था, और उस मोमेंटम को मारने के दोनों जिम्मेदार हैं, सिर्फ बाबर आजम जिम्मेदार नहीं है, सलमान अली आगा भी जिम्मेदार है। क्योंकि सलमान अली आगा को ने उस ओवर में स्ट्राइक लेने की कोशिश करी जिसमें ऑलरेडी रन बन चुके थे, जरूरत नहीं थी आपको उस पर मजीद तेज जाना। ये सलमान अली आगा के अपने अल्फाज है ना, कि हम सिचुएशन के हिसाब से, तो सिचुएशन तो यही थी कि मैच हाथ में था, ठीक है, और आपको कोई अल्ट्रा एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी आप जो है वो पूरी विकेटें छोड़ के बल्ला यूं हवा में कर रहे हो कि मैं यहाँ से गैप ढूंढ लूं। भाई क्यों गैप ढूंढना है, आप नीचे ग्राउंड पे भी शॉट खेल के ले सकते थे। सामने वाला वो सर, वो जो प्लेयर था आपका सर, साहबजादा फरहान, वो तो अच्छी हिटिंग कर रहा था। ये किसने कह दिया था कि दोनों ने मारना है? फिर मैं वही कह रहा हूँ, सिचुएशन बेस्ड बैटिंग करने की बात भाई आपने ही छेड़ी थी, ठीक है। तो फिर कैसे ये शॉट जो है वो, एक ओवर जिसमें ऑलरेडी एक चौका लग गया है, एक छक्का लग गया है, सिंगल हो गई है, उसमें फिर आप मारने चले गए हो चौका? तो समझ से बाहर है भाई, ये क्या हुआ है। अब हमारे जो प्रॉब्लम जो आ रही है ना एक्चुअल में, वो क्या है, 2022 में जाओ, 2022 से जाओ, चलो हाँ 2022 से आते हैं। 2021 में हमारे मिडिल ऑर्डर में कौन होता था? मोहम्मद हफीज होता था, शुएब मलिक होता था, और आसिफ अली भी होता था, जो भी अच्छी हिटिंग कर लेता था।
ये 3 हमारे ऐसे प्लेयर थे जिनमें से कोई एक खड़ा हो जाता था ना, तो आपका मिडिल ऑर्डर स्टेबल रहता था, रिजल्ट आते थे उससे। अब क्या हो रहा है भाई, अब 2022 में आ जाओ, हफीज गया, शुएब मलिक गया, आसिफ अली भी गया, मेरा ख्याल है आसिफ अली भी नहीं था 2022 के वर्ल्ड कप में। और वहां से फिर हम मिडिल ऑर्डर में कोलैप्स करते हैं और जिम्बाब्वे से मैच हारते हैं। उसके बाद फिर 2023 में आ जाओ, 2023 में इंडिया से मैच होता है, 90 पे 3 और 117 पे पूरी टीम बाहर हो जाती है हमारी। 120 पे 17 पे पूरी टीम बाहर हुई थी, ये पता नहीं क्या है, मुझे याद नहीं है सही तरह, लेकिन हाँ मेरा ख्याल है 117 पे सब आउट हो गया था। तो उसमें हम जो है वो कोलैप्स करते हैं और दोबारा से मैच दे देते हैं पूरा हाथ में, बना बनाया मैच। वो तो मैच हारने की कोई तुक नहीं थी, वो तो इंडिया वालों ने जो है वो मुबारकबाद देना शुरू कर दी थी। प्लेयर्स ने प्लेयर्स टू प्लेयर जो कंग्रेचुलेट करते हैं, उन्होंने दे दिया, जीत गया आप, बस 120 रन तो नहीं बचता, वो तो हो जाएगा। लेकिन हमने वो भी मिडिल ऑर्डर में कोलैप्स करके दिखाया। अगेन जिम्मेदारी दोनों तरफ आती है, दोनों ओपनर जो सेट हो गए लंबा क्यों नहीं गए, और फिर मिडिल ऑर्डर जो जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। ठीक है, फिर 2021 23 के बाद आ जाओ, अभी एशिया कप, 88 या 90 रन पे हमारे 2 आउट थे, एक आउट था या 2 आउट थे, शायद एक आउट था मेरे ख्याल, या 2 थे। और वहां से फिर 150 पे 145 पे पूरी टीम आउट हो जाती है। तो एशिया कप में भी वही प्रॉब्लम। तो अब सवाल पैदा ये होता है कि 2022 में, 2021 को सिर्फ मैं सिंगल आउट कर रहा हूँ क्योंकि उसमें शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज थे जिन्होंने संभाला हुआ था आपका मिडिल ऑर्डर, ये मानो। ठीक है ना, 2022, 2023 एशिया कप, और अभी चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं लगा रहा क्योंकि वो तो ओडीआई थी। तो T20 में हमारे जो कोलैप्सेस हैं वो वाजे नजर आते हैं कि सेम प्रॉब्लम वर्सेस हम हमारे हमारे टीम के अंदर एग्जिस्ट करती है। अब हम इस टाइम पे आए हैं खेलने के लिए वर्ल्ड कप, ये 2026 के अंदर T20, और यहाँ पर भी जो हमें प्रॉब्लम नजर आ रही है वो फिर मिडिल ऑर्डर है। और इतने टाइम में अगर मैं एक ओवरऑल जायजा लूं तो हमारे पर हम कोई मिडिल ऑर्डर बैट्समैन अपने डोमेस्टिक से निकाल ही नहीं सके। क्या ऐसा है कि नहीं होंगे बैट्समैन? सब होते हैं, निकालने निकालने नहीं होते। ठीक है ना, डोमेस्टिक में कोई मिडिल ऑर्डर का प्लेयर नहीं होगा आपका जो आपको लगता हो कि कॉन्फिडेंस देता हो, हिटिंग भी जानता हो, कोई प्लेयर नहीं होगा। मैं तो कह रहा हूँ हिटिंग को भी फेंको बाहर में, श्रीलंका के अंदर खेल लो, आपको हिटिंग की जरूरत नहीं है वहां पर। ठीक है, तो आपको कोई प्लेयर नहीं मिला उधर मेरे डोमेस्टिक के अंदर, और मिडिल ऑर्डर में आज आप रोते फिर रहे हो कि बैट्समैन नहीं है। साहबजादा फरहान ओपनर, साइम ओपनर, फखर जमान ओपनर, ख्वाजा नाफे ओपनर, बाबर आजम ओपनर, उस्मान खान ओपनर, सारे तो ओपनर लेके भाई। सिर्फ एक मिडिल ऑर्डर का जेन्युइन बैट्समैन है हमारे पास, उसका नाम है सलमान अली आगा। अब अब इसको प्रॉब्लम बोलो या अच्छी चीज बोलो, वो आ गया वन डाउन। जब वो वन डाउन ऊपर चला जाता है तो वो फिर खुल के खेल रहा है, वो जिम्मेदारी नहीं ले रहा। फिर जब वो जिम्मेदारी नहीं ले रहा तो फिर मिडिल ऑर्डर बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे है ही कोई नहीं मिडिल ऑर्डर में, बाबर ना होने के बराबर, क्योंकि वो मिडिल ऑर्डर में अच्छा खेलता ही नहीं है। और आपका जो उस्मान खान है वो अच्छा खेलता है, खेल रहा है अभी, आप कह लो पाकिस्तानी पिचेस पे सही कर रहा था, यहाँ पे उससे नहीं खेला गया। मुझे नहीं पता अगर अगले मैच में भी ऐसे ही इसने कुछ किया, वो भी क्रूशल मैच है यूएसए के खिलाफ, अगर तो उसने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी बॉस, बड़ा मसला हो जाएगा। फिर उस्मान खान के साथ कंटिन्यू नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि पीछे ख्वाजा नाफी बैठा हुआ है और वो रन करा हुआ है। ठीक है ना, को बिठाना मुश्किल हो जाएगा अगर अगले मैच में उस्मान खान ने रन नहीं किए तो। मुझे लग रहा है या तो हो सकता है कोई हार्ड कॉल लें तो शायद हटा ही दें उस्मान खान को और ले आए ख्वाजा नाफिर। मैं ये नहीं चाहता इसलिए क्योंकि हमारी विकेट कीपिंग का जो शोबा है ना वो भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। क्या विकेट कीपिंग पूरी की पूरी ख्वाजा नाफिर पे छोड़ी जा सकती है? मेरा नहीं ख्याल। उस्मान खान एटलीस्ट उससे बेहतर विकेट कीपर है। कहीं ऐसा ना हो अभी कीपर इधर से हम
40 रन कर लें और उधर 2 कैच छोड़ दें ख्वाजा नाफे। तो ये भी देखना ज़रूरी है। तो मैं मुझे ऐसा लगता है शायद यूएसए के मैच में शायद एक फाइनल चांस और उस्मान खान को देना चाहिए, ये बोल के कि भाई ये दिस इज़ योर लास्ट शॉट, कर दो, वरना भाई फिर ख्वाजा नाफे को मौका देंगे। और दूसरा जो मुझे लग रहा है कि शायद रिप्लेसमेंट हो सकता है, वो शायद बाबर आजम। बहुत हार्ड कॉल है ये वैसे, लेकिन अगर लिया तो शायद बाबर आजम की जगह जो है वो फखर जमान आएगा। लेकिन फखर जमान भी अगेन इज नो हीरो इन T20 क्रिकेट। वो उसमें भी कोई ऐसा नहीं है। फिर अगर फखर जमान की सही यूटिलिटी निकालनी है तो भैया उसे फिर या तो ओपनर भेजो या उसे वन डाउन भेजो जब पावर प्ले होता है, बॉल नया होता है। तो उसका काम है वहां पर। स्पिनरों पर तो उसकी गेम ही कोई नहीं है। और फिर सलमान अली आगा मिडिल ऑर्डर में है। जब सलमान अली आगा ऊपर वन डाउन चला गया है तो एक्चुअल में तो वो मिडिल ऑर्डर का प्लेयर है ना वो। तो वो जब वन डाउन चला जाता है, हाँ वन डाउन भी पहले मिडिल ऑर्डर ही है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऊपर 3 प्लेयर्स को तो क्योंकि आप खुला लाइसेंस देते हो ना कि मारो। तो जब आप वो लाइसेंस सलमान अली आगा खुद ले लेता है तो फिर बीच में आपका जो फखर जमान है उसे जिम्मेदारी वाली नॉक खेलनी पड़ जाती है जो उससे नहीं खेली जा रही। तो बाबर आजम और फखर जमान का प्रॉब्लम ये आ रहा है कि टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं, हमने इन्हें उठा लिया, लेके आ गए हैं यहाँ पर। और अब जो है ये भाई साहब जो है मिडिल ऑर्डर में बैटिंग नहीं कर पा रहे और ऊपर ओपनिंग में जगह नहीं है। प्रॉब्लम वही है जो मैंने बताया 2022 में थी, 2023 में थी, एशिया कप में थी, कि मिडिल ऑर्डर क्लैप्स हो जाता है। तो सलमान अली अगर ठीक है, एक अच्छा कप्तान है, हमारी टीम को जितवा रहा है, मिडिल हम ऑलराउंडर्स पे जरूरत से ज्यादा रिलाय कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर भी जो है मैं ये बोलूंगा कि हम अच्छी परफॉर्मेंस निकाल रहे हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर में कोई एक प्लेयर भी ऐसा नहीं है। सलमान अली आगा भी ऊपर चला गया ना, तो बिल्कुल बीच में ऐसा लग रहा है जैसे है ही कोई नहीं जो संभालेगा हमारी टीम को। बाबर आजम जिसको हम अपना सीनियर प्लेयर कहते हैं कि यार ये जिम्मेदार लेगा, हमारी जिम्मेदारी लेगा, हमारी टीम को अपने कंधों पे उठाएगा, उनका नंबर छेड़ दो तो उनसे होता ही कुछ नहीं है। ये किस तरीके का प्लेयर है यार, मेरे तो समझ से बाहर है। हम इसको इतना सपोर्ट करते हैं, अपना इतना बड़ा प्लेयर मानते हैं, लेकिन बड़ा प्लेयर ऐसा होता है कि यार एक नंबर हल्का सा नीचे है, हल्का सा ऊपर, और इनका जो है वो माइंडसेट ही खराब हो जाता है, इनसे कुछ हो ही नहीं सकता। दुनिया के कितने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपने नंबर चेंज किए और नीचे हुए हैं यार। सौरव गंगुली ओपनर था, वन डाउन हो गया, वन डाउन हो गया, वन डाउन होने के बाद फिर मिडिल ऑर्डर में भी आ गया, मिडिल ऑर्डर में भी खेला। AB डिविलियर्स ओपन खेलता था, मिडिल ऑर्डर भी आया, वन डाउन भी आया, हर नंबर पे आके जहां पर उसे लगा कि टीम की यूटिलिटी है परफॉर्म किया। AB डिविलियर्स, ठीक है। चलो थोड़ी सी जरा लोकल मिसाल ले लेते हैं, मोहम्मद हफीज डिसेंट ओपनर था, रीजनेबल, मैं बहुत अच्छा नहीं बोलूंगा, लेकिन उसकी सारी क्रिकेट एज एन ओपनर थी। जब थोड़ी सी ज्यादा एज हुई, उनको लगा कि जी ये बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहा, ऑफ स्पिन की वजह से उसको एक बैलेंस देता था वो टीम को, तो उसको मिडिल ऑर्डर में लेकर आए और ऊपर ओपनर जो है वो अलग प्लेयर आ गए। तो मोहम्मद हफीज ने मिडिल ऑर्डर में आके अपने गेम को ही रिवैम्प कर दिया पूरा। और मिडिल ऑर्डर में आके जो उसने मिडिल ऑर्डर के बॉलरों को छक्के लगाने शुरू करे हैं, जो उसने आगे निकल के यूं स्पिनर को चार्ज करके छक्के देता था निकल के, तो उसने अपनी गेम ही बिल्कुल चेंज कर दी। ऐसा तो वो ओपनर बन के नहीं छक्के मारता था जितना वो मिडिल ऑर्डर में आके। और अपने आखिरी टाइम में जो उसने क्रिकेट जब छोड़ी है, तब तो एक प्रॉपर हिटर बन चुका था वो भाई। तो उसने अपने गेम को रिवैम्प किया है, शुरू की 10 15 20 इनिंग्स जो भी मोहम्मद हफीज की हैं, अगर किसी ने देखी हो जब ये नया नया आया था पाकिस्तान टीम में, तो आप देखो कितना स्लो खेलता था, खड़ा रहता था, बस विकेट पे स्टे करने की कोशिश करता था। वो भी हो गया तो हो गया, वरना भाई शुरू में स्लिप दे के निकल जाते थे। लेकिन बाद में देखो उसने अपने गेम में कैसा निखार पैदा किया मिडिल ऑर्डर में। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जब पूरी दुनिया अपने नंबर्स ऊपर नीचे करने पे दुनिया के प्लेयर ओके हो जाते हैं, तो भाई बाबर आजम को क्या प्रॉब्लम है। हम अगर एज अ टीम, चलो ठीक है मिडिल ऑर्डर प्लेयर होना चाहिए था, नहीं लिया हमने मिडिल ऑर्डर प्लेयर, तो क्या बाबर आजम इतना छोटा प्लेयर है कि उसका थोड़ा सा नंबर ऊपर नीचे होगा तो बैटिंग भूल जाएगा। इस तरह तो क्रिकेट नहीं हो सकती ना यार।
मतलब इतना फ्रेजाइल कैसे हो सकता है इतना बड़ा प्लेयर, कि वो बोले जी मुझे अगर मेरे नंबर से हटाया। बाबर आजम बाबर आजम के इश्यूज पर अगर किताब लिखी जाएगी ना, तो उस किताब का एक ही रीजन होगा लिखने का, वही होगा कि जी बाबर आजम का जिस दिन से नंबर हिल गया, बस बाबर आजम गए। बस ये इसी इसी टॉपिक पे पूरी किताब लिखी हुई होगी। चैंपियंस ट्रॉफी में वन डाउन थे, ओपनर कर दिया, गए। अब T20 में ओपनर थे, वन डाउन कर दिया, गए। मतलब हद हो गई यार, समझ से बाहर है भाई। ऐसे कौन से तुम प्लेयर हो, तुम्हें सिर्फ तुम्हारा ही नंबर मिलेगा तो तुम बैटिंग करोगे, वरना तुमसे नहीं होगी। तो ये तो बड़ी कोई अजीब सी चीज है यार, समझ से बाहर है मेरी। खैर, इसके बाद भाई आ जाओ सबसे जरूरी आदमी, इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए पूरे पाकिस्तान को, और वो है राना फहीम अशरफ। जिस बंदे पे जिस बंदे को हमने कोई ओवर नहीं दिया और उससे पूरी फील्डिंग कराई, फिर उसने बैटिंग भी जो है वो आखिरी के 4-5 ओवर करी, 3-4 ओवर करी, मुझे पता नहीं कि कब आया था। ठीक है, और आखिरी के 3 ओवर खेल के मैन ऑफ द मैच बन गया। उससे पहले फहीम अशरफ का कोई नामो निशान ही नहीं था इस मैच के अंदर, और आखिरी के 3 ओवर खेल के मैन ऑफ द मैच। 2 ओवर में 29 रन चाहिए थे भाई, 24 रन का एक ओवर निकाला है बंदे ने। मार मार के भूकस निकाल दिया उनका। एक कैच छूटने पे गया, लेकिन उसको जो रोल दिया गया था वो उस पे वो पूरी तरह था। कैच छूट गया, ठीक है, किस्मत है, आउट भी हो जाता तो किस्मत थी, लेकिन चलो शायद उसका अच्छा दिन था। लेकिन भाई ये टीम बिल्कुल वैसी हुई हुई है अभी भी, कि जिसे बोलते हैं ना कि ब्लड ब्लड प्रेशर का मरीज बना देगी अपने फैंस को। अभी भी हमारी टीम वैसी ही चल रही है। और फहीम अशरफ आज अगर ना इनिंग खेलता, तो मेरा ख्याल है कि हम पहले ही मैच में वर्ल्ड कप से बाहर थे, क्योंकि ये मैच तो हमने हार गए, और जो अगला मैच और इंडिया का मैच हम वैसे ही छोड़ रहे हैं। तो 2 मैच निकल गए 4 में से, तो वैसे ही आप वर्ल्ड कप से बाहर हो। फिर तो शायद बात रन रेट वगैरह पे जाती, लेकिन वैसे तो आप वर्ल्ड कप से बाहर थे। तो मेरे हिसाब से फहीम अशरफ को ने पाकिस्तान को सेव कर लिया। और अब एक और भी बहुत बड़ी डिबेट निकल पड़ेगी, जो कि होनी भी चाहिए, और वो ये है कि अब अगर फहीम अशरफ ने मैन ऑफ द मैच उठा लिया है, तो उस्मान तारिक कहाँ आएगा, ये आ गया सवाल। अब उस्मान तारिक को किसकी जगह डालोगे आप? शदाब की जगह डालोगे? आपको तो नौ क्या, आपको तो 10वें भी नंबर है, आपको तो 11वें नंबर पे भी बैटिंग की जरूरत है भाईजान। तो आप जो है वो शदाब को कैसे हटा दोगे, नवाज को कैसे हटा दोगे? फहीम तो हट नहीं सकता, उसने तो परफॉर्म कर दिया। तो अब सवाल पैदा ये होता है कि उस्मान तारिक फिट कहाँ होगा? अबरार अपनी जगह पूरी बॉलिंग कर रहा है, उसने आज 2 आउट किए हैं, ठीक है ना, 23 रन करके। तो वो तो आपको एक परमानेंट फिक्सचर है, एक ऐसा बॉलर है जो अपना काम तो पूरा करके जाता है, 100 में से 100 नंबर। तो उसको तो आप हटा नहीं सकते। तो उस्मान तारिक कहाँ आता है? फहीम अशरफ ने आज जो है ना राना फहीम उसका उस्मान तारिक का जो है ना गेम ही ओवर कर दिया, मुझे लग रहा है। मुझे नहीं लग रहा किसी बड़े मैच में आप बिठा पाओगे फहीम अशरफ को, जितनी उसकी हाइप बन गई है अब इस मैच के बाद। बननी नहीं चाहिए थी, लेकिन बना दी बस हमने। तो खैर भारत इस लेवल पे आके शहीन अशरफ को हीरो बनने का जो मेन रीजन है, वो हमारा मिडिल ऑर्डर का फेलियर ही है, और मिडिल ऑर्डर हम लेके नहीं गए। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि भाईजान, टीम जो खड़ी होती है ना, वो मिडिल ऑर्डर पे ही खड़ी होती है। अब क्या सलमान अली आगा जो है वो खुद वन डाउन आएगा, वो 2 डाउन हो जाएगा, और ऊपर जो है वो बाबर को करेगा कि भाई ये परफॉर्म कर ले? तो मेरे हिसाब से ये चीज, अगर अगर पाकिस्तान ये सोच रहा है ना, मैं एक सजेशन दे रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप ये बात सोच रहे, अगर सलमान अली अगर ये बात सोचे ना बाबर आजम को देख के कि किस तरह का रन कर रहा है, कि यार मैं नीचे हो जाता हूँ, बाबर को ऊपर कर देता हूँ, ताकि बाबर ऊपर थोड़ा सा बेहतर खेल ले। तो मेरा मशवरा ये होगा भाई, कि फिर अगर आप 2 डाउन पे हो रहे हो ना, तो आप 1 डाउन पे ख्वाजा नाफे को कर दो। ख्वाजा नाफे आपको वो दे देगा 1 डाउन पे,
जो मतलब आपको मैच विनिंग सिचुएशंस में लेके आ जाएगा वो, ठीक है ना। फिर बाबर की जरूरत नहीं है, अगर वन डाउन पे आपने ऊपर करना ही है किसी को, तो फिर बाबर क्यों होगा वो। बाबर तो लेगा 20 बॉलों पे 30 रन करेगा। इधर ख्वाजा नाफी को तो 20 बॉल है, देखो वो क्या करता है। तो सवाल ये है कि मिडिल ऑर्डर अच्छा ना होने की वजह से ना हम फंस गए। और हमारा 2021 में क्या शानदार मिडिल ऑर्डर था यार, मैं ये सोचता हूँ। हालांकि बाबर रिजवान ऊपर बैटिंग करते रहते थे, नंबर नीचे नहीं आता था, लेकिन हमारा मिडिल ऑर्डर बड़ा पक्का था भाई। बहुत पक्का मिडिल ऑर्डर लेके चल चल रहे थे हम। और शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज, बस ऐसे ही बात हो जाती है इनकी, कोई ज्यादा डिस्कशन इनकी करता नहीं है। लेकिन सच बात तो यही है कि भाई इन लोगों ने जो मिडिल ऑर्डर में आपको स्टेबिलिटी दी, चैंपियंस ट्रॉफी भी तो इन्होंने, मैं भी तो यही मिडिल ऑर्डर में थे आपके। और आप ऐसे ऑलराउंडर्स जो कि इतने अच्छे प्लेयर्स हों, ये बना नहीं सके अभी तक। हमारे पास ऑलराउंडर्स अच्छे हैं, पर इस कैलिबर के नहीं है कि जो मिडिल ऑर्डर में ओडीआई T20 में हर तरीके की क्रिकेट और स्टेबिलिटी देते हो, डिफेंस भी जानते हो, स्ट्राइक रोटेशन भी जानते हो, छक्के भी लगाना जानते हो। ये प्लेयर मिल नहीं सके अभी तक आपको। तो मेरा ख्याल है कि अब तो ये कैंपेन जैसी भी जाएगी जाएगी, वापसी आके ना भाई सबसे बड़ा जो हल्ला बोलना चाहिए सारे सोशल मीडिया के लोगों को, और और फैंस को और क्रिकेट एक्सपर्ट्स को, वो ये हल्ला बोलना चाहिए कि भाईजान हमें एक मिडिल ऑर्डर का प्लेयर चाहिए लाजमी। मैं ऐसे ही बैठा सोच रहा था कि यार अगर हम मिडिल ऑर्डर का कोई प्लेयर सोचें तो कौन हो सकता है वो। शायद मेरी चॉइस थोड़ी सुन के अजीब सी लगे, लेकिन आप सऊद शकील को ले जा सकते थे मिडिल ऑर्डर में। श्रीलंका में खेल रहे थे ना, सऊद शकील जाता था। शायद वो लगेगा कि यार T20 का प्लेयर नहीं है ये भाई, वो क्विटर ग्लैडिएटर से एज एन ओपनर जो है वो कैप्टेंसी करता है। तो इतना भी कोई हल्का प्लेयर नहीं है कि वो कैप्टेंसी, कि वो T20 क्रिकेट को समझता ही ना हो। अगर आपको मिडिल ऑर्डर में स्टेबिलिटी चाहिए थी, तो रिजर्व में ही रख लेते सऊद शकील को यार। नहीं लेते पूरी टीम में, सऊद शकील को रिजर्व में रख लेते कि कोई भी एक प्लेयर इंजर्ड होगा हम इन कर देंगे इसको और ये खेल लेगा। तो क्योंकि आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है मिडिल ऑर्डर में, ये बड़ी जरूरी है चीज। अब बहरहाल अब जो भी टीम है उससे खेलना पड़ेगा। आज जो है वो मैच न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का है, उसके अलावा इंग्लैंड और नेपाल का है, और श्रीलंका आयरलैंड का है। तो श्रीलंका आयरलैंड वाला शायद हो सकता है इंटरेस्टिंग हो, लेकिन श्रीलंका वो होने नहीं देगी इंटरेस्टिंग अपना होम ग्राउंड पर। उसके बाद वो है इंग्लैंड नेपाल, वो तो ना देखने वाला है। और फिर सबसे अच्छा जो मैच है ये अभी 10:30 बजे आज होगा, और वो होगा अ, इंडिया और न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान। और दोनों ज़बरदस्त टीम हैं। इंडिया के अंदर मैच है, बैटिंग सर्विसेज होंगे, तो ये मैच इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसको देखेंगे क्या होता है। बाकी भाई आज का हीरो तो राना फ़हीम अशरफ है। और राना साहब जो है वो मेरे हिसाब से उस्मान तारिक का नंबर खा गए हैं। और राइटली सो यार, अपनी परफॉर्मेंस से खाया उसने नंबर। कहाँ फिट करोगे आप उस्मान तारिक को, भी पता नहीं है मुझे, लेकिन फ़हीम अशरफ ने भाई बहुत बड़ी जगह बना ली है अपनी, मुश्किल हो जाएगा अभी बाहर करना उसको। तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है। बस आज की वीडियो यहीं तक है। वीडियो लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लिया, कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।